नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। शिवम गंधर्व नाम है मेरा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th बोर्ड 2025 का जो पेपर है। ठीक है। सो पेपर वॉज मॉडरेट। ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ना बहुत ज़्यादा इजी था। बट हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर थे जिनको करने के लिए आपको डिटेल नॉलेज उस कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। ठीक है। कुछ पार्ट जो है वो कैलकुलेटिव भी था, डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड पेपर। ओके। सो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है ये चार कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। एक 20 माइक्रोकूलम का, उसके बाद एक 12 का, 8 का और 4 माइक्रोकूलम का। और पूछा गया है कि ये जो 12 माइक्रोकूलम वाला कैपेसिटर है, इसकी राइट प्लेट पे कितना चार्ज होगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ क्या मैंने यूज किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस वे। इस तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ये वाला जो 20 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे जो चार्ज है दैट इज -50 माइक्रोकूलम। ओके। तो राइट वाले पे हो जाएगा +50। ओके। इन दोनों कैपेसिटर्स की, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज मिला के हो जाएगा दैट इज -50। और अगेन इनकी जो राइट प्लेट है उस पर चार्ज हो जाएगा +50। ठीक है। सो +50 इज चार्ज ऑफ दिस वन Q1 और Q2। ठीक है। सो Q1 प्लस Q2 का जो मिला के चार्ज है दैट इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। ओके। और आपको पता है कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो चार्जेस जो होते हैं वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। तो मान लीजिए ये जो Q1 है, इसकी वैल्यू है 12 Q नॉट। Q नॉट कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो Q2 है, इसकी वैल्यू है 8 Q नॉट। और ये दोनों मिला के जो चार्ज स्टोर होगा दैट इज 50। सो आप इन दोनों का सम 12 Q नॉट प्लस 8 Q नॉट दैट इज इक्वल टू 50। ओके। दोनों को मिला दीजिए, ये आ जाएगा कुछ 20 Q नॉट इज इक्वल टू 50। एंड Q नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2.5। ठीक है। अब आपको चाहिए जो ऊपर वाला कैपेसिटर है इसका चार्ज। सो लेट्स से दिस इज Q1। सो Q1 शुड बी इक्वल टू 12 Q नॉट। तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए Q नॉट से, और Q नॉट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 2.5। तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 30 माइक्रो कूलम्स। राइट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट था। राइट। इसके बाद क्वेश्चन इजी है। इसमें पूछा गया है कि जर्मेनियम क्रिस्टल इज डोप्ड एट रूम टेम्परेचर विद माइन्यूट बोरोन। ओके। तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज काम आएगी। फिजिक्स में मैंने बताया था कि जो बोरोन होता है वो ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट मतलब जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है। अगर जो डोपिंग है वो ट्राइवेलेंट की होती है। सो सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं? होल्स। ओके। एंड जो माइनॉरिटी में होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। फाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर है जिससे आई करंट पास हो रहा है, और जब आई करंट पास होता है तो उसमें से उसका जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्रीज रेज कर जाता है। तो अगर 2i पास करेगा तो कितना रेज हो जाएगा? ठीक है। सो आपको ये पता है कि जो हीट प्रोड्यूस बाय अ कंडक्टर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड। सो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? हीट प्रोड्यूस या Q शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर जो करंट पास हो रहा है वो I की जगह 2i है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2i स्क्वायर आर टी, यानी कि 4i स्क्वायर आर टी। फाइन। तो जो हीट है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। जब हीट 4 गुना बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी 4 गुना बढ़ जाएगा। सो 0.5 इनिशियल टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ था वो था। अगर आप करंट डबल कर देते हो तो टेम्परेचर का इंक्रीज 4 टाइम्स हो जाएगा। सो 0.5 इंटू 4 इज 2 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो डायमेंशन है ये सीधा फॉर्मूला द फिजिक्स एकेडमी की शीट में है। ओके। बट मैं इसको बताता हूँ ये किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, आप कोई भी एक इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो है EMF इंड्यूस शुड बी इक्वल टू -L di/dt। ठीक है। तो आपको EMF जो है उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। EMF को हम लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज शुड बी इक्वल टू L
डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, जो करंट की डायमेंशन होनी चाहिए ये होनी चाहिए ए टी, और टाइम की डायमेंशन होनी चाहिए टी। सो ए हेयर, यहाँ पर ए का मतलब एरिया नहीं है, यहाँ पर ए का मतलब है जो करंट की डायमेंशन होती है। सो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो एल की जो डायमेंशन हो जाएंगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। वर्क डन की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक। और आप इसको डिवाइड कर दो, चार्ज की डायमेंशन होती है अगेन ए टी, और आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फाइनली छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, जो करंट की डायमेंशन है यहाँ पर टी नहीं आएगा। सो करंट की जो डायमेंशन है दैट इज जस्ट ए, चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी ए टी, और एज अ रिजल्ट ये टी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, सो ये टी यहाँ पर नहीं आएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें टी की पावर जो हो जाएगी दैट इज माइनस टू, ठीक है। सो फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू ए माइनस टू, और टी की पावर माइनस टू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन एम एल टू टी माइनस टू एंड ए की पावर माइनस टू। फाइन, सो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए, इसके बाद अगला है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। सो आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाई दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ मेटल रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर इज हेल्ड वर्टिकली एंड मूव्ड with a velocity 10 meter per second towards east. The horizontal component of the earth magnetism at a place is 0.4 0.4 gauss, ठीक है। The EMF induced across the end is, so यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे EMF induced का, that is equal to B L V, ठीक है। B इज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे वो गॉस में नहीं लेंगे, उसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है। सो विल टेकिंग इट इन टेस्ला, तो टेस्ला में आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। आप लेंथ ले सकते हैं 0.5, ओके, और जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कुछ हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, इसमें सीधा फॉर्मूला लगेगा एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच म्यू, ओके। सो म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इट इज ई बाय एच। यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई की जो वैल्यू है वो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी जूल्स में, और जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 1.326 को मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इस सारी वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे प्लैंक्स कांस्टेंट से। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 14, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्टरनेटिंग करंट is given by I is equal to I naught cos omega t, the least time current taking to decrease from its maximum value to zero, ठीक है। तो इसमें आपको जो है करंट का ग्राफ बनाना पड़ेगा कि एसी में करंट जो है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो जो साइनोसोडल एसी होती है उसका करंट कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, और ये करंट है वन टाइम पीरियड में, ठीक है। जब ये सारा का सारा करंट वन टाइम पीरियड में है तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम पे और यहाँ पर जीरो पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो टाइम इंटरवल होगा वो पूरे टाइम पीरियड का, इस पूरे टाइम पीरियड टी नॉट का 1/4 हिस्सा होगा। यहाँ तक टी नॉट बाई फोर, यहाँ तक टी नॉट बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक टी नॉट बाई फोर, और यहाँ से यहाँ तक भी टी नॉट बाई फोर। तो ये जो चार सेक्शन है इनमें जो टाइम है दैट इज टी नॉट बाई फोर। तो जो समय लगेगा वो आ जाएगा टी नॉट बाई फोर, जहाँ पर टी नॉट क्या है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ साइनोसॉइडल एसी, ओके। अब टाइम पीरियड तुम कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा जो होता है दैट इज 2 पाई बाय टी। तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 100 पाई, और 100 पाई किसके बराबर है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। तो अब पाई से पाई काट सकते हो, और टाइम टी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/50। बट जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम से वैल्यू जीरो जाने पे वो लग रहा है टी नॉट बाय फोर। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1/50 इंटू 1 बाय, सॉरी ये पेन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। So it is equal to 1/50
इंटू 1/4। तो फाइनल जो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/200। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए is capped in a uniform magnetic field B such that the plane of a coil makes an angle alpha with B. The magnetic flux linked with the coil is, तो देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल का फॉर्मूला होता है वो होता है B इंटू ए इंटू कॉस फाई। लेकिन जो कॉस फाई एंगल होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। बट यहाँ किस किस का एंगल दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड का और सरफेस के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस तरीके से और जो एरिया है वो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है। जबकि जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं वो कौन सा एंगल कंसिडरेशन में लेते हैं? वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, यानी कि ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा और अल्फा में रिलेशन निकालना है तो जो अल्फा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस, जो थीटा हो जाएगा, थीटा दैट इज 90 माइनस अल्फा। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा किसके बराबर है? 90 माइनस अल्फा के बराबर। सो कॉस 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी इंटू ए इंटू साइन अल्फा। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, इजेक्ट हो जाए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ एसी सोर्स। द source of voltage of variable frequency, the frequencies increase continuously, the nature of the circuit before and after the resonance will be। तो देखिए क्या हो रहा है कि आपने इंडक्टर भी कनेक्ट कराया और आपने कैपेसिटर भी कनेक्ट कराया, दोनों चीजें आपने कनेक्ट करा दी, और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले ऑपरेट इसको हम करेंगे तो ये में भी इंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा या हो सकता है कैपेसिटर की तरह बिहेव करे। किस तरीके से बिहेव करेगा ये देखते हैं। सपोज दिस इज द फेजर ऑफ करंट। ओके, तो अगर मान लीजिए ओमेगा एल की वैल्यू, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा एल क्या है? इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और 1 ओवर ओमेगा सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो जब ओमेगा कम है तो 1 ओवर ओमेगा सी की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। सो इनिशियली जब कम फ्रीक्वेंसी है तो ये बिहेव करेगा एज अ कैपेसिटर। ओके, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी तो ओमेगा एल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो जब ओमेगा एल की वैल्यू ज्यादा होगी नाउ इट विल बिहेव एज अ इंडक्टर। सो इनिशियली इट विल बिहेव लाइक अ कैपेसिटर एंड आफ्टर इट विल बिहेविंग एज अ इंडक्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस एज अ रिजल्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोथ पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बायस में करेक्ट होता है तो क्या होता है कि होल्स एक तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो डिप्लेशन लेयर है उसको थिन करेंगे, पतला करेंगे। तो जो साइज होगा, जो विड्थ होगी वो भी कम होगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा। सो बोथ पोटेंशियल बैरियर हाइट एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में पहला है EM waves do not require a medium for their propagation। तो yes they do not require any medium for propagation, वैक्यूम में प्रोपेगेट कर सकती हैं EM waves। अगला है EM waves are transverse wave। yes ये भी सही है, पर दोनों में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, सो बोथ assertion reason are true but reason is not the correct explanation। सो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। फाइन, इसके बाद अगला है a charge particle is moving with a velocity v in xy plane making an angle theta with x-axis in a uniform magnetic field B is applied in the region along y-axis, the particle will move in a helical path। yes it would move in helical path with its axis parallel to। देखिए इसमें कुछ इस तरीके का केस बनेगा। सपोज ये x-axis और ये y-axis है और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो वाई के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या करेगा, इसको एक वाईजेड प्लेन में रोटेट करेगा, और जो y कंपोनेंट है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, तो वो ऐसा ही ऐसा ही मूव करेगा। सो फाइनली इसका जो पाथ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कुछ, दिस विल मेक अ हेलिकल पाथ, लेकिन उस हेलिकल पाथ का जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस नहीं होगी, द एक्सिस विल बी वाई एक्सिस, क्योंकि हेलिकल पाथ इस तरीके का बनेगा ऐसा करके, ठीक है। सो असर्शन गलत है। रीजन क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज particle moving in a magnetic field is along the velocity of the particle. No, it's not along the velocity of particle. जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के ही परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है। तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ऑप्शन डी। फाइन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड in the photoelectric experiment at which the photoelectric current became zero is called cutoff voltage. Yes, cutoff voltage क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को या फोटो करंट को रोकने के लिए जो कम से कम वोल्टेज अप्लाई करा जाता है, दैट इज कट ऑफ वोल्टेज, एकदम सही है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो एकदम सही है। बोथ assertion and reasoning are correct but reason is not the correct explanation. Yes, so B should be correct, दोनों ही सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि a ray of light is incident normal on the face of a prism, it will graze along the opposite face of the prism where critical angle of glass interference is equal to the angle of prism. Yes, it is true. The refractive index of prism depends on the angle of prism. The refractive index of prism depends on the angle of prism, ये बात गलत है, ठीक है। तो assertion is true but reason is not true. So इस वाले पार्ट को देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सपोज एक प्रिज्म है, वो इस कुछ इस तरीके से, ये प्रिज्म, और इससे एक रे नॉर्मल के सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है सपोज ऐसे, और अगर ये यहाँ से निकलती है और निकलते समय पैरेलल हो जाती है, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, if this is A then this is 90 minus A and this is also equal to prism angle. So assertion is true, a ray of light is incident normal to the face of a prism, the emergent ray will raise along the opposite face. Yes, it is true. उसके बाद the refractive index of a prism depend on the angle of prism. जी नहीं, angle of refractive index तो material की property होती है, angle की नहीं। तो assertion is true but reason is false. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, assertion is true reason is false, ऑप्शन सी, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी।